नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बेस पे जीके के प्रश्न को, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यही सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अभी CHSL का एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, तो उसके लिए भी ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि CHSL में कल को देखा गया था कि मोस्ट ऑफ द प्रश्न करंट अफेयर के से रिलेटेड था, यानी कि 2018, 2019 और कुछ प्रश्न 2020 के करंट अफेयर से थे, जिसमें कि 25 प्रश्न जीएस के सेक्शन से पूछा जाता है। उसमें से 13 से लेकर 15 प्रश्न जो कि वो करंट अफेयर से ही था। तो जब इतना सारा प्रश्न आ रहा है तो हम करंट अफेयर को पढ़ना क्यों छोड़ें। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ करंट अफेयर बेस्ड जीके के प्रश्न, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम को देखते हुए इस प्रश्न को करवाना मेरे लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में छोड़ के आए। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर बेस्ड जीके के प्रश्न को। तो चलिए पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। दो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री को निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। वो कौन है? तो 2010 बैच के IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी का नया निजी सचिव बनाया गया है। पहले वर्तमान में वे प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत है, लेकिन इससे पहले जो है हार्दिक हार्दिक जो पहले थे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उनके निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। इनका इमेज भी देख लेते हैं। ये है इनका इमेज, ये है हार्दिक सतीश चंद्र शाह और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सबको पता ही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारत की सहायता से निर्मित सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो इसका राइट आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में इस भवन का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ ने 30 जुलाई को मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मॉरिशस के नई राजधानी पोर्ट लुइस में इस भवन का निर्माण के भारत आर्थिक सहयोग से किया गया है। मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट का नवीन भवन 2016 में मॉरिशस को भारत सरकार के 35 करोड़ 30 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत 5 परियोजनाओं में से एक है। यानी कि मॉरिशस में भारत 5 परियोजना चला रही है, जिसमें से कि पहला परियोजना ये सुप्रीम कोर्ट का भवन है, इसे कंप्लीट कर लिया गया है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और एक नए अस्पताल का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 25 सॉरी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? तो ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उस दिन को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में 25 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। इसके अलावा यह राज्यसभा द्वारा 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। अंत में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह देश में कानून बन गया। ट्रिपल तलाक को तलाक ए बिद्दत के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम पुरुषों को दिया गया एक विशेष प्रावधान था। अब इसका एक इमेज भी देख लेते हैं। यह है इनका इमेज।
इंडिया सेलिब्रेट 1 अगस्त आज मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। और ये मुस्लिम महिलाओं की इमेज है और ये मोदी जी की तस्वीर लिए हुए ये इन महिला। सॉरी गाइज, आज मेरा गला कुछ ख़राब चल रहा है, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा सही से, भले ही मेरा गला ख़राब है। चलिए स्टार्ट कर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम आईटी योजना के माध्यम से आदिवासियों को सशक्तिकरण करने के लिए परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा है। इसका एक इमेज भी देख लेते हैं अर्जुन मुंडा का। तो ये हमारे हैं अर्जुन मुंडा और ये है स्कॉच अवार्ड जो कि डिजिटल इंडिया के लिए अर्जुन मुंडा जी के मंत्रालय को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 29 जुलाई को इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाया गया, तो हमारे देश में किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है मध्य प्रदेश, एमपी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस को पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में बाघों में सबसे अधिक संख्या 526 है और कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है। देख सकते हैं गैप मात्र 2 का है और उत्तराखंड में 442 बाघ है। तो इस कायदे से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। ये एक इमेज देख लेते हैं। ये आपके सामने एक बाघ का इमेज है और यहाँ लिखा हुआ इंटरनेशनल टाइगर डे जो कि 29 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अरब देशों का पहला परमाणु रिएक्टर कार्यरत हुआ है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है उसका नाम है बाराकाह। तेल से समृद्ध खाड़ी राष्ट्र यूएई के अबू धाबी में अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बाराकाह ने काम करना शुरू कर दिया है। बाराकाह के 2017 अपना ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद थी, हालांकि सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों के कारण इसमें देरी होती रही है। अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के एक संयुक्त उद्यम में विकसित इस रिएक्टर का अर्थ अरबी में आशीर्वाद है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन चुकी है? तो इसका राइट आंसर है एप्पल कंपनी जो है वो सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। हाल ही में एप्पल कंपनी के शेयर में 10% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण से सऊदी अरामको को पीछे छोड़ दिया है एप्पल ने। एप्पल के संस्थापक है स्टीव जॉब और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन। एप्पल का एक इमेज भी देख लेते हैं। ये है एप्पल का इमेज, वैसे आप सब तो जानते ही होंगे, लेकिन मेरा काम है दिखाना, मैं दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नटेशा की मूर्ति काफ़ी चर्चा में है, तो वो मूर्ति जो है वो किस मंदिर में है और वो मंदिर कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान में एक मंदिर है जहाँ की मूर्ति है नटेशा, वो काफ़ी चर्चा में है। नटेशा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर में से संबंधित है। यह एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत
लौट रही है, जिसे 1998 में देश से बाहर तस्करी कर लाया गया था। बलुआ पत्थर नटेसा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। यह 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान की प्रतिहार शैली में शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। नटेसा के मूर्ति के दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण दिखाया गया है। इसका एक इमेज भी देख लेते हैं नटेसा की मूर्ति का। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे नटेसा भगवान की मूर्ति, जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी, ये 4 फीट ऊंची मूर्ति है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में राज्य की 3 राजधानियां बनाने के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां बनाने संबंधी मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की योजना में विधायी बाधा को दूर करते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020 को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा महात्मा गांधी सेतु पुल वह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। महात्मा गांधी सेतु पुल बिहार में है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महात्मा गांधी पुल के अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया है। 5.5 किलोमीटर 4 लेन पुल पटना और बिहार के हाजीपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनाया गया है। इस पुल का पुनर्निर्माण किया वर्ष 2017 में ही शुरू हुआ था। पुराने पुल की कंक्रीट संरचना को नए स्टील डेक से बदल दिया जाएगा और ये कार्य काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि हम लोग भी जब कभी कभी जाते हैं तो हमें इस पुल को पार करने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है, क्योंकि एक तरफ का सिंगल लेन बना दिया है और एक तरफ के पुल की मरम्मत होने के कारण एक ही तरफ में जो है सारा परिवहन का कार्य होता है, जिसके कारण से रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। और जब भी आप जाओगे रोड पे तो फिर आपको उछल कूद, यानी कि रोड की हालत ख़राब है तो फिर आप जान सकते हैं कि क्या स्थिति बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कंपैरेटिके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा सर्विलेंस यानी निगरानी वाला सिटी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ब्रिटेन की एक कंपनी कंपैरेटिक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वें स्थान पर रखा गया है। हैदराबाद में 3 लाख CCTV कैमरे हैं, जबकि चीन के मेत्वायान में 4,65,255 CCTV कैमरे के साथ पहले स्थान पर है। और विश्व में सबसे अधिक निगरानी वाले शहर चाइना में ही है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना है। हम लोग अपने चैनल का लोगो लॉन्च करने वाले हैं अपने चैनल का, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लोगों से क्या होता है ना, कि आप लोग लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या उम्मीद है उस लोगों के बारे में। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम अपना लोगो लॉन्च करने वाले हैं अपने चैनल का, तो ज़रूर देखिएगा। उसके ऊपर भी एक वीडियो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। चलिए अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में RBI के किस पूर्व गवर्नर को PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर
चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पी.सी. महालनन बोशी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसी वर्ष 2020 में की गई है और अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एक किए गए उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। रंगराजन का एक इमेज भी देख लेते हैं। ये है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रंगराजन जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में 36वां आसियान सम्मेलन जो कि वर्चुअल तरीके से किया गया, वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है वियतनाम। साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान था। इससे पहले 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अप्रैल 2020 के मध्य में वियतनाम के दा नांग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 10 आसियान सदस्य देश हैं। आसियान में 10 सदस्य देश हैं जिनका नाम है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार एंड लाओस। और इसके कुछ ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं जैसे कि भारत, चाइना, जापान और अमेरिका भी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शशांक मनोहर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। आईसीसी बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। इसका भी एक इमेज देख लेते हैं। ये है शशांक मनोहर जो कि फॉर्मर आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने तक के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है वो है नागालैंड। भारत सरकार द्वारा समूचे नागालैंड को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा अगले 6 महीने यानी दिसंबर के अंत तक के लिए की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है। नागालैंड को लगभग 6 दशकों से सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA के दायरे में रखा गया है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी पड़ने पर तलाशी और गिरफ्तारी करने और गोली चलाने का अधिकार देता है। और इसका एक भी इमेज देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं नागालैंड की सड़कों पे सशस्त्र बल अपना पहरा दे रहे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2036 तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रसिया। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2036 तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल किया है। रूस में 1 जुलाई को हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया है।
रूस में हुए संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के परिणाम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो अब इनका एक इमेज भी देख लेते हैं। ये है व्लादिमीर पुतिन, जो कि कई वर्षों से रूस के राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं और अब इन्होंने अपना रास्ता 2036 तक क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाला एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे ज्वाइंट डाइटर माने जाते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन, मानव जाति के लिए जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण की रणनीति को तैयार करना है। इसका एक इमेज भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लाइकेन है और ये सब आपने अपने घर पे भी देखा होगा। अगर आप बारिश के समय में क्या होता है, घर के दीवार पे इस तरह की के कवक आज दीवार पे चढ़ जाते हैं, या नहीं तो जहाँ पे आपका हैंड पंप होगा वहाँ पे तो ये होगा ही होगा। हो सकता है कहीं कहीं नहीं भी हो, लेकिन हमारे गांव में तो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेल ने किस ट्रेन को भारतीय रेल का सबसे लंबा ट्रेन चलाया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है शेषनाग। शेषनाग एक मालगाड़ी है जो कि भारतीय रेल का सबसे लंबा रेल है। 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने 2.28 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है। इसमें 4 रैक के कुल 251 खाली डिब्बे और उन्हें खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए। इस ट्रेन में 4 गार्ड वैन और 9 इंजन शामिल थे। भारतीय रेल के नागपुर मंडल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR ने ट्रेन का संचालन किया है। और इसका एक इमेज भी देख लेते हैं। इतना लंबा ट्रेन है तो ये आप देख सकते हैं, ये है शेषनाग ट्रेन जो कि 2.8 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक मालगाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एक बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने की संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस देश से है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है चीन। विश्व के नंबर 1 पर रहे बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने खेल से अपने सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट की घोषणा की है। अपने 20 साल के शानदार राष्ट्रीय टीम के करियर के दौरान उन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 के लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब जीते थे। लिन डेन ने खेल के सभी प्रमुख खिताब भी हासिल किए हैं, जिसमें 5 विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक भी शामिल है। उन्हें अब तक के सबसे महान एकल खिलाड़ी में से एक माना जाता है। लिन डेन का एक इमेज भी देख लेते हैं। ये है लिन डेन, जो कि चाइना के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने 5 वैश्विक गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने टॉप्स योजना लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। 2024 पेरिस और 2028 लॉस एंजलिस के आगामी ओलंपिक के लिए देश में युवा एथलीट को तैयार करने के लिए केंद्रीय युवा मामलों के
और खेल मंत्रालय जूनियर एथलीट के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स लॉन्च करेगा। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 पदक विजेता देश की सूची में शामिल हो। इसका एक इमेज भी देख लेते हैं। ये है टॉप का इमेज जिसका फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पैडमियम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन करेंगे, तो वो सोलर पार्क कहाँ पे है? तो ये जो सोलर पार्क है वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। अब तक 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट और ऊर्जा परियोजना है। रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुरु तहसील में स्थित है। यह 1590 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस पावर प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई है। इसका एक इमेज भी देख लेते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और ये यहाँ के इंजीनियर, कुछ स्थानीय लोग और वर्कर हैं और पीछे आपको सोलर प्लांट तो दिख ही रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, नहीं तो आप सभी भी कहेंगे कि सब अब समझ में नहीं आ रहा है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट कल आप लोगों के सामने लेके आ जाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए तो हमें तैयारी करनी ही होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप हमें हमारे लोगों के बारे में राय देना ना भूलें, क्योंकि हम लोग अपना लोगो 2-3 दिन में ही लॉन्च करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।